सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द इजीएस्ट चैप्टर। क्यों, है ना? आज इस चैप्टर की आखिरी क्लास है और मुझे लगता है कि अब मेरे साथ साथ आप लोग भी ये बात कह रहे होगे कि यस मैम, चैप्टर तो सच में ईजी है। बिना मतलब में सबने डरा के रखा हुआ था कि चैप्टर बहुत टफ है, ये होता है वो होता है। कुछ भी तो नहीं था ऐसा, सारी चीज़ें बिल्कुल लॉजिकल थी। हाँ, मानती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर फैक्टर्स बहुत सारे हैं, बट अगर आपने उसको कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट किया होगा, लॉजिकली आपने उन सब चीज़ों को अगर पढ़ा होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे खूबसूरत बात जो इस चैप्टर की थी वो ये कि यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं पड़ रहा है। हमने चीज़ों को समझा और हम खुद ही उस चीज़ का आंसर दे रहे हैं कि कब ज़्यादा, कब कम, कब डेट और कब इक्विटी। बस ये सारी चीज़ें लेकिन हम लोगों को यहाँ तक क्लियर है। तो आज इस वाली वीडियो के अंदर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपका माइंडसेट क्या है इस चैप्टर को लेके और शुरुआत में क्या था। ये बात मुझे डेफिनेटली बताना, ठीक है? चलिए, तो आज की इस क्लास की, इस चैप्टर की यानी कि लेक्चर क्लास है आखिरी। तो फटाफट से इस चैप्टर की लेक्चर क्लास की आखिरी अटेंडेंस लगा दीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आखिरी टॉपिक। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने अटेंडेंस तो लगा दी होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल। हमने उसकी इम्पोर्टेंस समझी कि फिक्स्ड कैपिटल क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि हम ये पढ़ रहे थे कि हमें पैसों की ज़रूरत जो होती है वो दो चीज़ों के लिए होती है, एक फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए और दूसरा करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिक्स्ड एसेट्स की सारी कहानियाँ तो हमने लास्ट क्लास में कवर अप कर ली हैं। आज हम पढ़ते हैं कि जो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है, जो कम समय के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें करंट एसेट्स में पैसा लगाने के लिए चाहिए या अपने डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने के कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ज़रा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर करंट लाइबिलिटी की। करंट एसेट्स तो हम पढ़ के आ चुके हैं, करंट लाइबिलिटी भी ज़रा समझ लेते हैं कि क्या होती है। सो करंट लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस ड्यू फॉर द रीपेमेंट विद इन 1 ईयर। जिस तरीके से करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपको एक ही साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करने होते हैं, या जो एसेट्स एक ही साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपके करंट एसेट्स थे। ठीक उसी तरीके से आपने अपने बिजनेस के अंदर कुछ पैसा ऐसा ले रखा होता है जिसको आपको चुकाना है एक साल के अंदर अंदर। तो वो सारे आपका जो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है जो आप एक साल के अंदर अंदर पूरा कर रहे हो, वो कहलाता है बच्चों आपका करंट लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे कि आपके बिल्स पेबल, आपके क्रेडिटर, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या आपने अपने कस्टमर से अगर कोई एडवांस ले रखा है, तो ये सारी होती हैं आपकी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, A part of the current assets is often financed by the short-term sources, that is the current liability. जब हम अपने करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट एसेट्स के लिए कई बार जो हमारे पास पैसा आता है वो हमारी करंट लाइबिलिटी से आ सकता है। सो द रिमेनिंग पार्ट इज फाइनेंस्ड बाय द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब क्या है कि मान लो कि मुझे अपने करंट एसेट्स के लिए लगभग 50,000 रुपए की जरूरत है। मान लो कि करंट एसेट्स के लिए आपको 50,000 की जरूरत है, जिसमें से आपने 10,000 रुपए तो करंट लाइबिलिटी से फाइनेंस कर लिया, बट बचा हुआ 40,000 रुपए ये कहाँ से आएगा? तो वो यहाँ पर यही लाइन समझाना चाह रहे हैं कि एक पार्ट जो है करंट एसेट का वो तो आप करंट लाइबिलिटी से ले लेते हो, बट जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है वो आप फंड करते हो। कहाँ से फाइनेंसिंग आती है उसकी? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ठीक है, यानी कि बचा हुआ 40,000 जो है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी से आएगा, यानी कि ऐसी लाइबिलिटी जिसको आपको एक साल के बाद चुकाना है। और आपको पता है इसी को हम लोग बोलते हैं द नेट वर्किंग कैपिटल। अकाउंटेंसी में डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने वर्किंग कैपिटल, हम यहाँ पर उसको क्या बोल रहे हैं? द नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और ये जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है ना बच्चे, इसका एक हमारे पास फॉर्मूला भी है, तो चलिए वो फॉर्मूला पढ़ते हुए चलते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बच्चे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी।
जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट शोज द एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटी, कि हमारे करंट एसेट्स हमारी करंट लाइबिलिटी से कितने ज्यादा हैं, बेसिकली उसी चीज को डिस्क्राइब करता है क्या, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और ये एक तरीके से ये भी बताता है दैट हाउ मच लॉन्ग टर्म फंड्स आर टाइड अप इन द शॉर्ट टर्म एसेट्स, कि ऐसे कितने हमारे लॉन्ग टर्म पैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने पैसा लिया होगा वो करंट एसेट्स में लगा हुआ है। कैसे, देखो चलो इस चीज को भी मैं आपको अभी प्रूव करती हूँ। मैंने अभी अभी आपको एक कहानी बोली कि मान लो मुझे 50,000 रुपए के करंट एसेट्स में पैसा लगाना है। ठीक है, अब उसके लिए 10,000 रुपए तो बच्चों कहाँ से आ गए हैं, करंट लाइबिलिटी से। तो बचा हुआ पैसा कहाँ से आ रहा है, बचा हुआ पैसा क्या है, 40,000, जो आप कह रहे हो कहाँ से आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ना लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊं तो फॉर्मूला कहता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, मतलब कि अगर मैं 50,000 में से 10,000 माइनस कर दूं तो मेरे सामने आंसर आ रहा है 40,000, यानी कि आपकी नेट वर्किंग कैपिटल 40,000 है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये 40,000 रुपए जो भी हैं वो कहाँ से आ रहे होंगे, वो आ रहे होंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ठीक है, तो इसी चीज के लिए हम यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, ये जानने के लिए कि शॉर्ट टर्म से कितना पैसा आ रहा है और लॉन्ग टर्म से कितना पैसा और चाहिए होगा। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। बहुत कम लोग ही होंगे जो आपको ये बात बताएंगे। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब ज्यादा है कब कम है, ये बताने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। तो पहले फिक्स कैपिटल के एक्रोनिम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स कैसे याद कराए हैं, जरा वो मुझे बताओ। और आपको पता है इसमें एक बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ टॉपिक्स कुछ कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल फिक्स कैपिटल वाले ही तुम्हें दिखेंगे, तो मैंने उनके लिए नाम नहीं बदला है, मैंने नाम बिल्कुल वही रखा है ताकि तुम्हें याद करने में आसानी रहे, पता रहे कि ये तो कॉमन पॉइंट्स है, ये तो इन दोनों में ही आएंगे। ठीक है, तो फटाफट से पहले मुझे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के बता दो लाइन कि मैंने वो क्या याद कराई थी, और फिर साथ में सुन लो कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड करेंगे। सो नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस गोल्स प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव होने चाहिए। नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस गोल प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव होने चाहिए। तो मेरे साथ साथ जरा घर बैठ के बोला करो कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि बोलते बोलते चीजें आपके माइंड में स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि पॉइंट्स के मतलब ये जो हमने एक्रोनिम बनाई है इसमें कैसे कैसे पॉइंट्स हमारे छुपे हुए हैं। तो बच्चे पहले वाला पॉइंट जो था आपका नेचर, वो है द नेचर ऑफ बिजनेस, फिक्स कैपिटल में भी देखा आपने। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, फिक्स कैपिटल में भी देखा आपने। बिजनेस से था बिजनेस साइकिल। जी से है हमारे पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, याद करो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी था। ओ से है बच्चे हमारे पास ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और ए से है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ जी बच्चों, सो नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, हमारे गोल्स अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। सो एल से हमारा मतलब होता है लेवल ऑफ कंपटीशन। एस से हमारे पास है सीजनल फैक्टर्स। प्रो से हमारे पास प्रोडक्शन साइकिल। क्री से है हमारे पास क्रिएटिव का क्री, क्रेडिट अलाउड। और इन से है हमारे पास इन्फ्लेशन, और फिर से सी से हमारे पास क्रेडिट अवेल्ड। तो ये हमारे पास कुल 12 फैक्टर्स हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले हैं। अब वन बाय वन इनको समझ लेते हैं कि ये फैक्टर्स क्या क्या कहने वाले हैं। सो पहला पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस। अब याद करो मैंने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी आपको ये पॉइंट पढ़ाया था, तो चलो पहले इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं अपने फ्लो चार्ट के थ्रू, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो जब हमने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ा तो वहाँ हमने सिर्फ 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया, एक का नाम था ट्रेडिंग और दूसरे का नाम था मैन्युफैक्चरिंग। चलो ठीक है, यहाँ पर भी उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं कि हमारे पास जो बिजनेस का जो नेचर है वो हमें 2 तरीके का जनरली देखने को मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। लेकिन जब हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो हम एक और बिजनेस को यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे, एक और नेचर को लेकर आएंगे, विच इज सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, तो आप सभी को ये पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर फिक्स कैपिटल से देखें तो बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी, बड़े बड़े प्लांट सेटअप होंगे, एक जगह चाहिए होगी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है।
बट आप ये बात एक समझ कर चलो कि जब जब आपको ये देखने को मिलेगा ना कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो एट द सेम टाइम उसी के साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। और ये बात पहली ही क्लास में मैंने तुम्हें समझा दी थी, जब मैं तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा रही थी, तो उसी टाइम पे मैंने तुम्हें ये ज्ञान दे दिया था कि जब जब आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जब जब आप फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाओगे, तब तब आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। यानी कि आपको पैसा चाहिए होगा तब तक अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। क्यों? जब आप एक मशीन यहाँ पर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए होगा। कहीं ना कहीं जब आप एक जगह ले रहे हैं तो उस जगह का हो सकता है कोई रेंट आपको पे करना होगा। तो अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो भी हाई है, जो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी हाई कर देता है। और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को हमेशा अपने पास स्टॉक को मेंटेन करना है। कहीं ना कहीं उनके पास बहुत सारे डेटर्स होते होंगे और हाथ में पैसे रखने की भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो तो हाई है ही, बट एट द सेम टाइम इनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वर्किंग वाली, वो भी हमेशा हाई ही रहती है। सो मैन्युफैक्चरिंग की भी रिक्वायरमेंट हाई हो गई, फिक्स्ड में भी और हमारे वर्किंग में भी, तो ये बात तो कॉमन है। अब उसी के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ ट्रेडिंग कंसर्न्स के बारे में, तो ट्रेडिंग कंसर्न्स का काम क्या है? सिर्फ यहाँ से सामान लेकर उधर रख देना। ऐसा नहीं है कि इनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, इनका जो पैसा होता होगा डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए वो कम इनको चाहिए होता होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि हम एक कंपैरिजन देख रहे हैं कि ज़रूरत तो तीनों को ही है वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि तीनों को ही अपना बिजनेस चलाना है। डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए पैसा तो तीनों को ही चाहिए, बट किसको ज़्यादा किसको कम, बेसिकली हम यहाँ पर वो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है? सो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की रिक्वायरमेंट हाई होती है एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि इन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग की तरह बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ट्रेडिंग कंसर्न को भी सिर्फ एक जगह से सामान लाकर दूसरी जगह पर बेचना है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री इनको मेंटेन नहीं करनी, बहुत लंबे समय तक इनको डेटर्स को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनकी रिक्वायरमेंट है कम। बट उसी के कंपैरिजन में अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं, तो ये तो सामान इधर से उधर लेकर भी नहीं जा रहे हैं, इनको तो सिर्फ सर्विसेज देनी है, तो इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट वर्किंग की वो ट्रेडिंग से भी लगभग कम रहती है। तो सबसे कम अगर मैं कहूँ तो सर्विस इंडस्ट्री, और उससे कम ट्रेडिंग इंडस्ट्री, और सबसे ज़्यादा किसमें? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है? सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर हमारे पास 3 तरीके के बिजनेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग की कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है? चलिए अब एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। देखिए, a trading organization usually needs a smaller amount of working capital as compared to the manufacturing organization. This is because there is usually no processing, क्योंकि उनको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी। सिंपल बात, क्लियर है इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूं, हाउ एवर द रॉ मटेरियल नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स। आपको रॉ मटेरियल को यहाँ पे कन्वर्ट करना ही है फिनिश गुड्स में, बिफोर एनी सेल्स बिकम पॉसिबल। सेल को करने से पहले आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा आएगा। Similarly, service industries which usually don't have to maintain any inventory require less working capital. और इन दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं, तो भाई उनको तो बिल्कुल भी ऐसे पैसे की जरूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनको तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लाना ले जाना भी नहीं है, इन्हें तो जस्ट अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है? सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस में कब कौन कहाँ कितनी कैपिटल का इस्तेमाल करेगा। ठीक है? चलो आगे के पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। चलो अब फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे, होशियार बच्चे, जोर जोर से ज़रा मुझे बोलकर बता दो कि स्केल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पर हम कौन से 2 पॉइंट्स को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। बिजनेस किन किन स्केल्स पर चलाया जा सकता है, बताओ भाई, बताओ, होशियार हो तुम बहुत ज़्यादा। हाँ, सो पहला है लार्ज स्केल और दूसरा है स्मॉल स्केल, कि हम अपने बिजनेस को या तो
एक बड़ा हम अपना बिजनेस यानी कि या तो बड़ा बिजनेस चला सकते हैं या छोटा सा बिजनेस चला सकते हैं। अब जितना बड़ा बिजनेस उतने ज्यादा पैसों की जरूरत, और जितना छोटा बिजनेस उतने ही कम पैसों की जरूरत। पैसों की जरूरत तो दोनों को है, लेकिन अगर मैं वही फिर से आपको बात समझाऊं कि एक छोटी सी दुकान और एक बहुत बड़ा आपका डिपार्टमेंटल स्टोर, तो बताओ किस में ज्यादा पैसों की जरूरत होगी? एक पूरा बड़ा शोरूम जो 3 से 4 फ्लोर में ऑपरेट हो रहा है और एक छोटी सी हमारी गली मोहल्ले की दुकान है, तो बताओ कहाँ पैसों की जरूरत ज्यादा है? ऑब्वियसली एक ऐसे शोरूम में जो 3-4 मंजिल तक आप उसको चला रहे हो, जहां पर आपका काम लार्ज स्केल पर होता है। तो आपका बिजनेस अगर लार्ज स्केल पे ऑपरेट होता है तो वहां पर अपने डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी पैसों की जरूरत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, वो मोर होगी एज कंपेयर टू अ बिजनेस विच इज ऑपरेटिंग एट अ स्मॉलर स्केल। तो स्मॉल स्केल पे चलने वाले बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम होती है एज कंपेयर टू दी लार्ज स्केल। ठीक है, तो सिंपल सी बात, पुरानी वाली बातें ही दोहराई गई हैं। चलिए आगे चलते एक्सप्लेनेशन पे। देखिए क्या कहते हैं, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑपरेट ऑन अ हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन द क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री एंड द डेटर्स रिक्वायर्ड इज जनरली हाई। तो मतलब कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो हाई स्केल पर काम करता है, वहां पर इन्वेंट्री की क्वांटिटी, क्वांटम मतलब क्या होता है बच्चों? क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी। तो वहां पर इन्वेंट्री की क्वांटिटी, वहां पर डेटर्स जो होते हैं वो जनरली हाई ही रहेंगे, यानी कि हमारा जो पैसा है वो वहां पर टाइड अप रहेगा। बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है फिर वो क्या कहती है कि हमें तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए उन ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में जो ऑर्गेनाइजेशन एक लोअर स्केल पर चलाई जाती हैं। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा कि स्मॉल स्केल हो गए तो कम रिक्वायरमेंट है, लार्ज स्केल पर हो तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बिजनेस साइकिल। चलो पहले इसको जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा कि बिजनेस साइकिल में हम लोग क्या कहने वाले हैं। तो चलो मेरे साथ बनाओ फटाफट से फिर से तुम बादल। वाटर साइकिल नहीं बनाना है, बिजनेस साइकिल बनाना है। ठीक है, तो बचपन की साइंस में मत चले जाना बिल्कुल भी, अभी बिजनेस में ही रहना है। तो बच्चों 2 तरीके का बिजनेस साइकिल हमें देखने को मिलता है। अब मैडम ये बिजनेस साइकिल क्या होता है? बेटा हमारा बिजनेस ना अलग अलग तरीके के रूप दिखाता है हमें। कभी तो हमारा बिजनेस एक ऐसी पोजीशन पे होता है जहां पर हमारे प्रोडक्शन हाई चल रहा है, सेल्स हाई चल रही है, मार्केट में खूब डिमांड चल रही है हमारे प्रोडक्ट्स की। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे बिजनेस में जो भी हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, हम कहते हैं ना मार्केट मंदी हो रही है, काम ही नहीं है, सामान बिक ही नहीं रहा, तो ऐसे में हम प्रोडक्शन कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेल ही नहीं आ रही है, मार्केट में डिमांड ही नहीं आ रही है, तो हमें सप्लाई को भी कम करना पड़ता है। तो आपका बिजनेस कई हद तक आपको 2 रूप दिखाता है। एक रूप को हम बोलते हैं यहाँ पर बूम सीजन। क्या बोलते हैं? बूम। बूम मतलब धमाका हो रहा है, आपका बिजनेस पूरी मार्केट में धमाका कर रहा है, खूब धमाके की सेल कर रहे हो आप। ठीक है, बट वहीं पर एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आप दुखी दुखी हो, यानी कि वही डिप्रेशन वाली स्टेज है कि आपका बिजनेस भी डिप्रेशन में चला गया है और डिप्रेशन में जाने की वजह से उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बिजनेस साइकिल है जो हमें देखने को मिलते हैं। अब सीधी सी बात, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अपने घुटनों पे थोड़ा सा जोर डालो, उनको थोड़ा सा मस लो और मुझे बताओ कि बूम सीजन के टाइम पर क्या आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी? धमाकेदार सेल कर रहे हो तुम, मार्केट में लाइन लगी पड़ी है तुम्हारी दुकान के आगे कस्टमर्स की, धड़ाधड़ वो तुमसे आके कह रहे हैं कि हमें तुम अपना प्रोडक्ट दो, हमें चाहिए तुम्हारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर तुम्हें प्रोडक्शन हाई रखना है क्योंकि तुम्हारी सेल हाई जा रही है, मार्केट में डिमांड हाई जा रही है। तो ऐसे में बताओ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कैसी होगी? सीधी सी बात है, ज़्यादा ही होगी ना, क्योंकि तुम्हें लोगों के डिमांड को पूरा करना है। बट ऑन दी अदर हैंड मार्केट मंदी है, सब अपने घर में सोए पड़े हैं, कोई नहीं आके राजी है मार्केट में सामान खरीदने के लिए, तुम्हारे सामान के ऊपर धूल जम रही है, नहीं बिक रहा है सामान। तो ऐसे में जो ठीक है, जो सामान था वो अभी के ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी तुम नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में तुम्हारी रिक्वायरमेंट कैसी होगी? ऐसे में तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी बच्चे? आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी लेस एज कंपेयर टू द बूम साइकिल। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस साइकिल, different phases of business cycle affected the requirement of working capital by a firm। तो अलग अलग बिजनेस फेजेस जो होते हैं बिजनेस साइकिल के, वो आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ बूम,
अब बूम का मतलब क्या होता है, जहां पर सेल्स और प्रोडक्शन दोनों के दोनों लार्जर यानी कि ज्यादा होते हैं। अब जब प्रोडक्शन ज्यादा करना है, सेल्स ज्यादा करना है, तो वर्किंग कैपिटल भी कैसी चाहिए होगी, लार्जर अमाउंट में चाहिए होगी, यानी कि ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक डिप्रेशन पीरियड में हो, यानी कि सुस्त हो गए हो, मार्केट बिल्कुल मंदी पड़ी हुई है, कोई डिमांड नहीं आ रही है, तो ऐसे में सेल्स और प्रोडक्शन दोनों क्या हो जाएंगी, फिर स्मॉल हो जाएंगी, यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो ऐसे में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, वो भी कैसी हो जाएगी, ऑन द लोअर साइड, वो भी आपकी कमी रहेगी। ठीक है, सो बूम सीजन है तो ज़्यादा पैसा चाहिए, और अगर डिप्रेशन सीजन है तो उस टाइम पर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कमी चाहिए होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत इजी से पॉइंट्स हैं ये, तो बच्चों वाले लड्डू पॉइंट्स एकदम, तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो जरा नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर्स। चलो अब सीजनल फैक्टर्स की बात बताते हैं हम आपको, और ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स है कि मुझे लगता है कि शायद पॉइंट्स देखकर तुमको खुद को भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है बेटा, पता है क्या, मेरा मानना ये है कि कोई चीज़ ना हमें तब तक टफ लगती है जब तक हम उसको पढ़ते नहीं है, जब तक हमने किसी चीज़ को पढ़ा ही नहीं है, तो हम उस चीज़ के लिए कैसे जजमेंटल हो जाते हैं कि यार ये तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत टफ है, ये तो हमको समझ में आएगा ही नहीं। हम पहले से ये क्या कर लेते हैं, पहले से ही दिमाग में ना ये चीज़ फिट कर लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा, बैरियर हो जाता है ना, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है। बट अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ को पढ़ोगे कि नहीं यार मुझे पढ़ना ही है इसको और ये मुझे समझ आएगा भी, तो तब देखना आपको सारी चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को पढ़ के भी आपको लग रहा होगा कि हाँ इसमें तो सब चीज़ें बहुत आसान सी है, बल्कि बाकियों में हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ा। देखो तो सीजनल फैक्टर की बात करूं तो दो तरीके के सीजन देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर, एक को बोलते हैं पीक सीजन और एक को बोलते हैं लीन सीजन। जैसे कि जब समर्स आती हैं तो उस टाइम पे विंटर क्लोथ्स की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है, तो ऐसे में विंटर क्लोथ्स सस्ते हो जाते हैं। जिन लोगों को अपना स्टॉक क्लियर करना होता है वो लोग विंटर क्लोथ्स को सस्ता कर देते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको खरीदते भी हैं। बट उस टाइम पर डिमांड किसकी ज़्यादा हाई होती है, मार्केट की। लेकिन उस टाइम पे मार्केट में किस चीज़ की डिमांड हाई होती है, समर क्लोथ्स की। क्यों? क्योंकि मौसम इस टाइम पे गर्मी का है, तो गर्मी के मौसम में तो गर्मी के कपड़े ही चाहिए। बट अब जब सर्दियां आएंगी, जब हमारे पास विंटर आएगी, तो विंटर के टाइम पे विंटर क्लोथ्स की डिमांड आ जाएगी, उस टाइम पे फिर समर क्लोथ्स की डिमांड लो हो जाएगी। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जा रही हैं कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जब उन चीज़ का सीजन होता है तो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में हाई हो रही होती है। मार्केट में जब डिमांड हाई होगी तो फिर से वही वाली बात जो बिजनेस साइकिल पे समझाई गई कि क्योंकि आपके बिजनेस का सीजन है, उसकी वजह से आपको बूम पीरियड देखने को मिल रहा है। और बूम पीरियड में अभी अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कि ऐसे में आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और ये जो बेटा टाइम पीरियड हम कह रहे हैं ना कि कभी कभी आपके बिजनेस का सीजन आता है जिस टाइम पे आप के बिजनेस के जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो मार्केट में हाई हो जाती है, तो बेटा उसको बोलते हैं पीक सीजन। पीक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हाई, बिल्कुल सबसे ऊपर वाली चोटी पर चले जाना, है ना, आप बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुके हो। तो पीक सीजन का मतलब क्या है कि जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा हो जाने की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, सेल्स ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इन शॉर्ट कह सकते हो कि ये भी एक बूम साइकिल को शो करेगा आपको, जिसकी वजह से आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की वो हाई होगी, यानी कि वो मोर होगी एज कंपेयर टू अ सीजन जिसको हम क्या कह रहे हैं, लीन सीजन। लीन सीजन मतलब एक ऐसा सीजन कि अगर मैं बात करूं समर क्लोथ्स की, समर में तो उस टाइम पे समर क्लोथ्स के लिए तो है पीक सीजन, लेकिन विंटर के लिए वही सीजन क्या कहलाएगा, लीन सीजन। क्यों? क्योंकि लीन सीजन में आपके उस वाले प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। लोग ओकेजनली खरीद रहे हैं, मतलब इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सस्ता मिल रहा है, या तो आपने सेल लगा रखी है, तो बस हम तैयारी कर रहे हैं विंटर सीजन की, तो इसलिए कुछ लोग खरीद रहे हैं, सब लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन समर क्लोथ्स सब लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो समर क्लोथ्स की क्या होगी, डिमांड उस टाइम पे हाई होगी। तो लीन सीजन का मतलब क्या होता है कि जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में लो है, जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो, सेल्स कम कर रहे हो, और इसी की वजह से जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी क्या आ रही है, आपकी कम आ रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, पीक सीजन हो तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लीन सीजन है तो रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मोस्ट बिजनेस हैव द सीजनैलिटी इन देयर ऑपरेशन, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग काम करते हैं. सो इन द पीक सीजन बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी, उस टाइम पे उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है. सो लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. तो उस टाइम पर उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है, लार्जर होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर सीजन्स. बट वहीं पे अगर हम लीन सीजन की बात करें, यानी कि वही मार्केट में आपके सामान की डिमांड नहीं आ रही है, तो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी उस टाइम पे क्या है, लेवल ऑफ एक्टिविटी आपकी कम है. लेवल ऑफ एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी है वो भी उस टाइम पे क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है. ठीक है, तो सिंपल, पीक सीजन में लार्जर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, लीन सीजन में लोअर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चे प्रोडक्शन साइकिल. अब प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, पहले उस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन साइकिल. क्या ये बिजनेस साइकिल ही होता है? नहीं बच्चे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड द बिजनेस साइकिल. ठीक, चलो देखो जरा. तो अगर मैं प्रोडक्शन साइकिल की बात करूं तो पहले जरा इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देती हूँ कि आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल एक्सेप्ट किया. ठीक है, यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल मिला. ठीक, इस रॉ मटेरियल को आपने कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में. ठीक है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है किस में, फिनिश गुड्स में आप इसको कन्वर्ट करने वाले हैं. तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कुछ टाइम गैप होगा, है ना, कुछ टाइम गैप होगा, कुछ टाइम स्पैन होगा, यानी कि आपको समय लगेगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में. तो जो टाइम गैप या जो टाइम स्पैन लगता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, उसी टाइम गैप को कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल. यानी कि कितने समय में एक रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसे ही हम लोग उसका प्रोडक्शन साइकिल कहेंगे. जैसे कि राजू, आपको पता है ना, समोसे बनाता है. तो राजू जब समोसे बनाता है तो उसको समोसों को बनाने में मान लो आधा घंटा लग रहा है कि उसने सामान को लेकर आया, उसने पूरी पिट्ठी रेडी करी, उसने वो पूरा आटा रेडी करा जिसके अंदर वो अपनी पिट्ठी को भरेगा, फिर समोसे को तलेगा, उसने कढ़ाई गरम कर ली है. तो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में मान लो राजू को 1 घंटा लग रहा है, तो वो 1 घंटा उसका प्रोडक्शन साइकिल है. पर ये तो सिर्फ समोसे की बात है, बट ऐसे पता नहीं कैसे कैसे प्रोडक्ट होते होंगे जिनका प्रोडक्शन साइकिल हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और हो सकता है 1 साल और या फिर 1 महीना भी हो. अगर हमें कोई कार ही मैन्युफैक्चर करनी है तो कार मैन्युफैक्चर कोई 1 दिन का काम तो नहीं है, उसमें टाइम लगता है, डिज़ाइनिंग होती है, असेंबलिंग होती है, तब जाकर आपकी कार प्रिपेयर होती है, और भी कुछ इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती है. तो हर प्रोडक्ट का अपना एक प्रोडक्शन साइकिल होता है और अलग अलग टाइम पीरियड का होता है. ठीक है, तो प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, इट इज़ द टाइम स्पेंड बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटीरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू द फिनिश गुड्स. कि जब आपको रॉ मटेरियल मिला और जब आपने उसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन साइकिल. अब ये प्रोडक्शन साइकिल किसी किसी का लार्जर होता है और किसी किसी का शॉर्टर होता है. अब अगर राजू 1 घंटे के अंदर अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है तो क्या उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है? इधर उसने 500 रुपये खर्च करके रॉ मटेरियल लेकर आया और तुरंत 1 घंटे बाद ही वो 500 रुपये उसके 600 रुपये में कन्वर्ट हो गए. यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम उसे नहीं लगा कि उसके पास पैसों की शॉर्टेज हुई हो, बहुत जल्दी उसने अपने रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट भी कर लिया है. तो ऐसे में जिन बिजनेसेस का प्रोडक्शन साइकिल छोटा होता है उन लोगों को कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो जल्दी ही अपने एसेट्स वगैरह को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं. बट एक ऐसा बिजनेस जिसको 1 महीना 1 साल लग रहा है अपने प्रोडक्ट को, अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान उनको बहुत बार पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. तो ऐसे में उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो जनरली ज़्यादा ही रहती है उन बिजनेसेस के कंपैरिजन में जिनका प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट होता है. ठीक है, तो लार्जर प्रोडक्शन साइकिल है तो समय बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी. बट अगर शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल है, कम समय में ही आप अपने सामान को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम ही रहेगी. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं बच्चों. इसके क्या बताया गया इसके अंदर
प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पेंड बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू द फिनिश गुड्स। वही वाली बात कि एक टाइम स्पेन है किसके बीच का, कि कब आपको रॉ मटेरियल मिला और कब आपने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। सम बिजनेस हैव अ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल, कुछ कुछ बिजनेसेस के लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल्स होते हैं और किसी किसी के शॉर्टर वन, किसी का बड़ा प्रोडक्शन साइकिल तो किसी का छोटा। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर इन द फर्म्स विद द लॉन्गर प्रोसेसिंग साइकिल। प्रोसेसिंग साइकिल हो या प्रोडक्शन साइकिल हो, बात एक ही है। तो ऐसे बिजनेसेस जिनका लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल है उनकी रिक्वायरमेंट हाई होगी, बट ऐसे बिजनेसेस जिनका प्रोडक्शन साइकिल लोअर होता है तो उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल के साथ रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी, कम रहेगी। ठीक है जी, चलो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसके अंदर क्रेडिट अलाउड। अब क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधारी, और अलाउड का मतलब होता है प्रोवाइड करना यानी कि देना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या होता है। क्रेडिट अलाउड का मतलब है उधार देना। ठीक है, अब क्रेडिट आप किसको अलाउड करते हो मुझे बताओ, किन लोगों को आप क्रेडिट अलाउड करते होगे, किन लोगों को आप यहाँ पे जनरली उधार देते होगे, डेटर्स को। ठीक है, और इन्हीं डेटर्स से आपको पेमेंट रिसीव करनी है। ठीक है, इन्हीं लोगों से आपको पेमेंट क्या करनी है, रिसीव करनी है। अब अगर आपको कस्टमर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना था, आपको लगता है कि हमारे पास जो कस्टमर है वो कुछ ऐसे कस्टमर है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे क्रेडिट पे सामान लेना पसंद करते हैं और थोड़ा सा टाइम लेते हैं हमसे पैसा वापस चुकाने में, तो ऐसे में उस टाइम को बिताने के लिए जब तक आपके पास आपका खुद का पैसा वापस नहीं आ जाता तब तक आपको पैसों का अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा टाइड अप हो गया है डेटर्स में, तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको पैसा भी कुछ टाइम बाद मिले। बट वहीं पे आप एक स्ट्रिक्ट होकर काम कर रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट अलाउड नहीं करते हैं, एक पॉइंट के बाद हम क्रेडिट नहीं देते हैं। भाई जब तक पहला पैसा नहीं दोगे तब तक हम और आगे उधार नहीं देंगे, या इतने टाइम पीरियड में ही पैसा आ जाना चाहिए। तो ऐसे में जब आपको पता होता है कि इतने समय में पैसा आ ही जाएगा और इससे ज़्यादा आप पैसा उधार देते भी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप एक सिस्टम के हिसाब से चल रहे हो, तो वहाँ पर आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि क्रेडिट अलाउड करते हुए आप एक पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर वो पॉलिसी आपकी लिबरल है, लिबरल मतलब आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट अलाउड करते हो, छूट दे रखी है आपने बहुत ज़्यादा, कोई भी आकर कहता है कि उधार पे सामान चाहिए तो आप दे देते हो, आप बहुत ज़्यादा चेचे चेचे नहीं करते, बहुत ज़्यादा किटपिट नहीं करते, आपको अपने कस्टमर बनाने हैं इस टाइम पे, तो आपने एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी चला रखी है कि ठीक है हम दे देते हैं उधार। तो ऐसे में जब आप उधार पे उधार बांटे चले जा रहे हो तो आपकी खुद की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल नहीं है, ठीक है, अगर आपकी, ये हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, क्रेडिट पॉलिसी के बारे में, कि क्रेडिट अलाउड करते टाइम अगर आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी को लिबरल रखते हो, तो लिबरल का मतलब है आपको खुद को पैसा अरेंज करके रखना पड़ेगा। बट अगर आप इसको लिबरल नहीं रखते हो, आप स्ट्रिक्ट होकर काम कर रहे हो, एक लिमिट में रहकर काम कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना और बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं देना है, तो ऐसे में आपके पास आपका पैसा वापस आ ही जाता है समय से, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो जनरली कम ही रहेगी। ठीक है, सो क्या है, क्रेडिट अलाउड का मतलब होता है उधार देना, कि आप डेटर्स को उधार देते हो पैसा, यानी कि उनसे पैसा आपके पास आना है। अब उनके लिए आपने क्रेडिट पॉलिसी आपने यहाँ पे फॉलो कर रखी है, तो अगर वहाँ पर आप छूट दे रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में खुद की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी वर्किंग कैपिटल की। बट अगर आप छूट नहीं देते हो, एक लिमिट में रहकर चलते हो, तो रिक्वायरमेंट कम रहेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, डिफरेंट फर्म्स अलाउ द डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर। हर कंपनी का अपना अलग अलग हिसाब है कि वो अपने कस्टमर को कैसे डील करती है, उनके साथ कैसे क्रेडिट टर्म्स वो अलाउड करती है। सो दिस डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट अ फर्म फेसेस एज वेल एज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ देयर क्लाइंटेल। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा कॉम्पिटिशन मार्केट में फेस करना पड़ रहा है, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, और आपके क्लाइंट्स की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, मतलब वो कितनी क्षमता रखते हैं कि वो आपकी उधारी को वापस कर देंगे। तो अगर आप एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हो तो आपके डेटर्स जनरली हाई ही होंगे,
आप ज़्यादा से ज़्यादा उधार बांटे चले जा रहे हो अपने कस्टमर को खुश करने के लिए, तो ऐसे में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, हाई ही हो जाएगी। जैसे जैसे डेटर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रिक्वायरमेंट भी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लिबरल पॉलिसी के साथ काम करते हो तो रिक्वायरमेंट हाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रेडिट अवेल्ड। अब क्रेडिट अवेल्ड का मतलब क्या है, पहले जरा वो समझते हैं। चलो देखो जरा, क्रेडिट अवेल्ड। अब जैसे क्रेडिट अलाउड का मतलब होता था उधार देना, ठीक उसी तरीके से क्रेडिट अवेल्ड का मतलब होता है उधार लेना। अब आप उधार ले रहे हैं, और उधार हम किससे लेते हैं, उधार हम लोग लेते हैं अपने क्रेडिटर से, और क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर को हमने पैसा देना है। ठीक है, अब क्योंकि क्रेडिटर को हमने पैसा देना है तो कहीं ना कहीं अब क्रेडिटर भी तो यहाँ पर कुछ ना कोई पॉलिसी इस्तेमाल करते होंगे। भाई क्रेडिटर भी तो देखते होंगे कि हमें ज़्यादा उधार देना है या नहीं देना है ना। अब जैसे हमने उधार बांटते टाइम अपनी एक पॉलिसी को फॉलो किया, लिबरल पॉलिसी और नॉट लिबरल पॉलिसी, रिजिड पॉलिसी, ठीक उसी तरीके से हमारा सप्लायर भी तो सोचता होगा, वो भी तो हमें उधार देने से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता होगा। तो अगर जब आपको उधार मिलने की बारी आई, तो अगर आपको इजीली क्रेडिट अवेल्ड हो जाते हैं, इजी क्रेडिट अवेल्ड है अगर आपको, यानी कि आपका सप्लायर, आपका क्रेडिटर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे रहा है, तो आपको फिलहाल पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, आप 50,000 रुपये का सामान लेकर आए, आपको 50,000 रुपये अभी नहीं देने पड़ रहे हैं, आपने उधार पे खरीद लिया वो 50,000 का सामान। अब आपने उस 50,000 के सामान को मार्केट में बेचा, आपके खुद के डेटर बने, आपके डेटर ने आपको पैसा दिया और वो पैसा आपने उठा के फिर अपने सप्लायर को दे दिया। मतलब कि अगर आपको उधार मिल रहा है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस केस में कम हो जाती है, क्योंकि आपको तुरंत पैसा नहीं देना है। अब बाद में जब आपके डेटर से पैसा आएगा तो आप उसको पे कर सकते हो, तो आपका खुद का पैसा टाइड अप नहीं हुआ उस रॉ मटेरियल में या किसी भी प्रोडक्ट में जो भी आप खरीद के लेकर आए होगे। बट वहीं पे अगर आपको क्रेडिट इजीली अवेल नहीं हो रहा है या होता ही नहीं है आपको अवेल्ड क्रेडिट, तो ऐसे में आपको अभी कभी पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको उधारी नहीं मिल रही है, तो उधारी नहीं मिल रही है तो आपको कैश की ज़रूरत है, आपको पैसा मेंटेन करना पड़ेगा अपने पास, तो ऐसे में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सो डेफिनेटली क्रेडिट अलाउड का अपोजिट ये चलेगा कि अगर आपको क्रेडिट अवेल्ड हो जाता है तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि दूसरे के पैसे से आप काम चला सकते हैं। बट वहीं पे अगर आपको अवेल्ड नहीं हो रहा है क्रेडिट, तो आपको खुद के पैसों की ज़रूरत है, यानी कि आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारे पास 8th पॉइंट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब हम यहाँ पर फैक्टर लेकर चल रहे हैं अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की, हमारा बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, मतलब कि हमारे बिजनेस जो है वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने करंट एसेट्स की, यानी कि हमारे बिजनेस के डेटर्स, कितने जल्दी जल्दी हमें हमारे डेटर से पैसा रिसीव हो जाता है। या हम बात करें अगर इन्वेंट्री की, तो कितनी जल्दी जल्दी हमारे यहाँ से जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाता है, यानी कि हमारा जो स्टॉक है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए कुछ रेशियोज़ को कैलकुलेट किया जाता है। जब जब हमें अपने बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करना होता है तो हम कुछ रेशियोज़ को कैलकुलेट करते हैं। होपफुली अगर आपने अकाउंटिंग रेशो पढ़ा हो तो कहीं ना कहीं उस अकाउंटिंग रेशो के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। तो बस वहीं से कुछ 2 रेशोज़ हैं जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ठीक है। और जब बात हो रही है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई एक बिजनेस कितना एफिशिएंटली, यानी कि कितने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, कितनी जल्दी उसके पास जो उसके एसेट है वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हम कुछ रेशोज़ को यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखते हैं, जैसे कि हमारी डेटर्स टर्न ओवर रेशो, यानी कि आपके जो डेटर्स हैं वो कैसे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, कितनी क्रेडिट सेल्स आप लोग करते हैं अपने बिजनेस के अंदर और उसके लिए कितने डेटर्स आपके जनरेट होते हैं। एट द सेम टाइम आप यहाँ पर एक और रेशो कैलकुलेट करते सीखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी यही बताती है
कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कितनी जल्दी जल्दी, कितनी एफिशिएंटली आप उसका इस्तेमाल करो, कितने जल्दी आप अपने स्टॉक को क्लियर कर लेते हो। तो अगर ये डेटर टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपकी हाई आती हैं, यानी कि अच्छी टर्नओवर्स ये शो कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर अपने डेटर से आपके पास पेमेंट आ जाती है। इसी के अंदर हम लोग एक डेट कलेक्शन पीरियड करके एक कॉन्सेप्ट है हमारा, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि साल के कितने महीनों में या कितने दिन में आपके डेटर से आपके पास पैसा कलेक्ट होकर आ जाता है। तो उसके लिए पहले हमें डेटर टर्नओवर रेशो लेकिन कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर ये रेशोज हाई आती हैं, इसका मतलब आपके खुद के पास पैसों की कोई खास कमी नहीं है, आपके पास जल्दी जल्दी पैसा आ जाता है। तो ऐसे में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो यहाँ पर लेस रहती है, यानी कि लो रिक्वायरमेंट है आपकी, यहाँ पर लेस रिक्वायरमेंट है। बट अगर यही डेटर्स टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपकी लो शो कर रही है, यानी कि बहुत कम रेशो आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बिजनेस ऑपरेशन सही से नहीं चल रहे हैं, आपके रिसोर्सेज सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास पैसा बहुत जल्दी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो हाई रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो उसके लिए अपनी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम दो रेशोज का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल दो ही रेशो का लिया है, तो आप भी दो रेशो को लेकर चलेंगे, सफिशिएंट है। सो डेटर टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो अगर इन रेशो का आंसर हाई आता है, यानी कि अच्छी खासी रेशो अगर आपको ये देखने को मिलती है, ये रेशो टाइम्स में निकलती है, तो अगर ये रेशोज आपको अच्छी देखने को मिल रही है तो लो रिक्वायरमेंट है। बट वहीं पर अगर ये रेशो आपको लो शो हो रही है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इनके फॉर्मूलाज अभी आपको यहाँ बिजनेस स्टडीज़ में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट येस डेफिनेटली अकाउंटेंसी में तो आप इसके फॉर्मूलाज सीखेंगे ही। ठीक है, सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके डिटेल पे चलते हैं हम लोग कि क्या कहा गया यहाँ पर। फर्म्स मैनेज देयर ऑपरेशंस विद द वेराइड डिग्रीज ऑफ द एफिशिएंसी, यानी कि हर एक बिजनेस अलग अलग डिग्रीज पे काम करता है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया, अ फर्म मैनेजिंग इट्स रॉ मटेरियल एफिशिएंटली, कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रॉ मटेरियल को एफिशिएंटली यूज कर रहे हो बट मे बी एबल टू मैनेज विद अ स्मॉलर बैलेंस, लेकिन आप उसी काम को कम बैलेंस के साथ मैनेज कर रहे हो। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड दैट अ हायर टर्नओवर रेशो। और ऐसा सिर्फ कब होता है, जब आपकी टर्नओवर रेशो हाई है, कि कम बैलेंस में भी आप अपने रॉ मटेरियल को अच्छे से संभाल पा रहे हो। सिमिलरली एक बेटर टर्नओवर रेशो, कौन सी, बेटर डेटर टर्नओवर रेशो आपको कब मिलेगी, जब ये दिख रहा होगा कि आप अपने रिसीवेबल्स में, रिसीवेबल्स मतलब आपके डेटर्स या आपके बिल्स रिसीवेबल, अगर उसमें आप लेस अमाउंट ऑफ मनी टाइड अप करते हो, यानी कि आपके डेटर्स, आपके रिसीवेबल्स आपको जल्दी जल्दी पैसा कलेक्ट करके दे देते हैं, तो ऐसे में आपका पैसा वहाँ पर कम टाइड अप है, यानी कि बंधा हुआ है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों रेशोज हाई दिख रही हैं, बेटर दिख रही हैं, तो रिक्वायरमेंट कम ही रहेगी। बट अगर ये रेशोज अच्छी नहीं दिख रही हैं इंडस्ट्री नॉर्म्स के कंपैरिजन में भी, तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और ऐड किया गया है। सच एफिशिएंसीज में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड द डेटर, रिजल्टिंग इन द लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और इसी एफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, तो हमें बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स या डेटर्स को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट जो रहेगी वर्किंग कैपिटल की वो कम रहेगी। यानी कि जितना एफिशिएंटली वर्क करोगे रिक्वायरमेंट कम होगी, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे हो तो रिक्वायरमेंट आपकी हाई रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, चलो देखो, तो पहले यहाँ पर हम बादल बना लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब सिंपल सी बात, नाम से पता चल रहा होगा कि मैम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या होगा, कि रॉ मटेरियल कितनी जल्दी अवेलेबल हो जाता है। बेटा इसको ना एक कॉन्सेप्ट से बुलाया जाता है विच इज़ नोन एज द लीड टाइम। अब लीड टाइम का मतलब क्या होता है कि कब आपने ऑर्डर दिया और कब आपको ऑर्डर प्रोसेस होकर आपको उसकी डिलीवरी मिल गई। ठीक है, यानी कि ये जो टाइम गैप है इन दी ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये कितना लंबा और कितना छोटा, वही उसका लीड टाइम डिसाइड करता है।
यानी कि अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास रॉ मटेरियल कितने दिन में आ पाता है, यानी कि कितना टाइम पीरियड लगता है मेरे पास रॉ मटेरियल को आने के लिए, तो उसके लिए मैं वहाँ पर लीड टाइम को चेक करूँगी। लीड टाइम का मतलब है कि अगर मैं आज ऑर्डर देती हूँ तो किस दिन मुझे रॉ मटेरियल की डिलीवरी हो रही है, 10 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं, या इमिडिएटली उसी दिन आ जाता है, तो मुझे उसका लीड टाइम चेक करना है। तो अगर ये लीड टाइम हमारा लॉन्गर है, मतलब फिर से वही वाली बात जैसे हमने प्रोडक्शन साइकिल में पढ़ा कि आप अगर आज ऑर्डर करते हो तो 15 दिन बाद आपके पास आपका सामान आएगा, रॉ मटेरियल 15 दिन बाद आपके पास पहुंचेगा। तो ऐसे में पहले से ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉक इन एडवांस। सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि 15 दिन पहले से ही आपको ये चीज़ों को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि 15 दिन लग जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना है तो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बट अगर आपका लीड टाइम शॉर्टर है, यानी कि बहुत जल्दी आज आपने ऑर्डर प्लेस किया और कल ही आपके पास रॉ मटेरियल आ जाएगा, तो ऐसे में आपको कोई नीड नहीं होती आपको स्टॉक मेंटेन करने की, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक को मेंटेन करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वो कैसी रहती है, कम। तो सिंपल सी बात, अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए लीड टाइम को चेक करेंगे। लीड टाइम का मतलब होता है टाइम पीरियड बिटवीन द प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर एंड इट्स प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अगर लीड टाइम आपका लंबा है, बड़ा है, तो मेंटेन करो स्टॉक पहले से ही, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बट अगर लीड टाइम छोटा है, यानी कि बहुत लंबे समय नहीं लगता है आपके रॉ मटेरियल आप तक पहुंचने में, तो ऐसे में आपको पहले से स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा वहाँ पर टाइड अप करने की ज़रूरत नहीं है, तो रिक्वायरमेंट आपकी कम ही रहेगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बस आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, आंसर आपके खुद के दिमाग में है। ठीक है, तो देखिए जरा, इफ द रॉ मटेरियल एंड अदर required materials are available freely and continuously, lower stock levels may suffice। यानी कि अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपको इजीली और फ्रीली मिल जाता है, तो ऐसे में आपको स्टॉक ज़्यादा मेंटेन नहीं करना। इन एडिशन द टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसीट ऑफ द मटेरियल, कि यहाँ आपने ऑर्डर प्लेस किया और उधर आपको रॉ मटेरियल रिसीव हुआ, उसके बीच का जो ये टाइम गैप है वही आपका बच्चों क्या कहलाता है, लीड टाइम। और ये लीड टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि आपको स्टॉक मेंटेन करना है या नहीं मेंटेन करना है। ठीक है, सो क्या होता है लीड टाइम, कि आपने कब ऑर्डर प्लेस किया और कब आपको रॉ मटेरियल मिल गया, तो उसके बीच का टाइम पीरियड क्या है, लीड टाइम। प्रोडक्शन साइकिल क्या था, कि कब आपके पास रॉ मटेरियल आया और कब आपने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसे प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। लार्जर द लीड टाइम, अगर आपका लीड टाइम ज़्यादा है तो लार्जर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको चीज़ों को पहले से स्टोर करके रखना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर ये लीड टाइम आपका शॉर्टर होता है तो ऐसे में आपको लोअर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये बात भी उन्होंने डिफाइन कर दी है। ठीक है, सो आई होप कि ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो पुरानी ही बात है, कोई खास नया कुछ नहीं है इसके अंदर, वही एक्सप्लेनेशन आपको दिख रही होगी कि जो पॉइंट्स फिक्स कैपिटल और वर्किंग में सेम है उनके एक्सप्लेनेशन भी सेम है, कुछ खास नहीं है, बट फिक्स को हटा के वर्किंग कर दिया गया है। ठीक, तो अगर मैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं कि आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि इन फ्यूचर आप ग्रो करने वाले, आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने वाले हो, नए नए प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पर ऐड करने वाले हो, तो सिंपल सी बात है, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की भी जरूरत होगी। कल को अगर आप अपना बिजनेस बड़ा कर देते हो, भाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स किसी भी टर्म्स में हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, किसी भी फॉर्म में आप ग्रोथ देख सकते हो अपनी। तो अगर आपको दिख रहा है कि आपके फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, आपके सामने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ऐसे में आपको पहले से ही अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा, पैसा बचा कर रखना होगा, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा होगी, जैसे कि फिक्स भी रहती है। और एट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको कोई ऐसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, आप जैसे चला रहे हो बिजनेस वैसे ही अभी फिलहाल आपका बिजनेस चल रहा है, तो जितनी कैपिटल के साथ आप अभी चल रहे हो उतनी कैपिटल के साथ ही आप मैनेज कर सकते हो। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही रहेगी, नहीं अवेलेबल है तो रिक्वायरमेंट कम रहेगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो जी, तो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंसर्न इज ऑब्जर्व टू बी हायर, अगर आपको दिख रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी का बढ़ रहा है,
तो ऐसे में फटाफट से काम हो रहा होगा, फटाफट से चीज़ों को हम करते जा रहे होंगे, तो लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है ताकि हम हायर प्रोडक्शन और सेल्स को मीट कर सके व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत हो। और ऑन दी अदर हैंड अगर इसका अपोजिट देखें तो अगर ग्रोथ पोटेंशियल आपको दिख रहा है कि लोअर साइड पे है तो लोअर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के साथ आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो वही जो मैं फ्लो चार्ट में आपको बात बताती हूँ उसी को ये शब्दों में बयां कर देते हैं और हम तो अपने आप ही इस चीज़ को बयां करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब 11th पॉइंट है बच्चों हमारे पास लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। चलो अब इसके बारे में भी तुम्हें बता देती हूँ कहानी कि लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है। तो कंपटीशन तो बच्चों हर जगह है, आप भी कुछ कंपटीशन अपनी लाइफ में फेस कर रहे होगे, हो सकता है मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कंपटीशन फेस कर रही हूँ, बट इस कंपटीशन का लेवल अलग अलग होता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। मान लो कि राजू जो समोसे की दुकान बेच रहा है जिस लोकेलिटी में, उस लोकेलिटी में दूर दूर तक कोई भी समोसे नहीं बेचता, मुश्किल से कोई एक आध दुकान होगी तो होगी। तो ऐसे में राजू के बिजनेस का कंपटीशन का लेवल कम है। अब उसके अलावा अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो राजू जब इस बिजनेस में घुसा तो ऑलरेडी उसी एरिया में 6 लोग सेम काम कर रहे थे, तो लेवल ऑफ कंपटीशन हाई था। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ कंपटीशन कि कभी कभी जो कंपटीशन हम फेस कर रहे होते हैं वो इंटेंस होता है। इंटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? हाई। बट कभी कभी जो कंपटीशन होता है वो लेस होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, लो लेवल ऑफ कंपटीशन है बेसिकली, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ रहा है, तो इतनी कोई मारा मारी नहीं है, आप अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हाई इंटेंस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो कि आपका कॉम्पिटिटर बहुत तेज और बहुत सारे हैं ऐसे कॉम्पिटिटर्स, तो ऐसे में कस्टमर को निराश करके नहीं भेजना, वो जैसे ही आए सामान हमारे पास हो तुरंत हम उनकी डिमांड को पूरा कर दें और बाकियों से अच्छा। तो इसके लिए मुझे पहले से सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो अगर आप ऑलरेडी मार्केट में हाई लेवल ऑफ कंपटीशन फेस कर रहे हो, इंटेंस लेवल ऑफ कंपटीशन फेस कर रहे हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजना है, आपको स्टॉक पहले से मेंटेन करके रखना है, आप उसे वेट नहीं कराओगे। क्योंकि अगर एक बार आपका कस्टमर आपकी दुकान से खाली हाथ चला गया तो दूसरी बात वो आपकी दुकान पर आने से पहले थोड़ा सा सोचेगा कि यार इसके पास तो सामान ही नहीं होता है, आते हैं वापस चले जाते हैं, आते हैं वापस चले जाते हैं, कभी कहता है शाम को आना, कभी कहता है सुबह आना, तो ये तो बेकार है। तो अगर कस्टमर एक बार दुखी हो गया तो भाई वो आपके कॉम्पिटिटर के पास ही भागेगा। तो उनको सेटिस्फाइड रखने के लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पहले से सब चीज़ों को मेंटेन करना है। बट अगर कॉम्पिटिशन इतना भी कुछ खास नहीं है तो आप लेस वर्किंग कैपिटल के साथ भी काम कर सकते हो, मतलब जितनी कैपिटल के साथ अभी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ ही मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, सो कॉम्पिटिशन हाई है तो रिक्वायरमेंट भी हाई है, कॉम्पिटिशन कम है तो रिक्वायरमेंट भी कम है। चलिए लिख लीजिए फटाफट से इसको, आगे बढ़ते हैं बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेवल ऑफ कंपटीशन। सो लेवल ऑफ कंपटीशन का यहाँ पे क्या मतलब है? हायर द लेवल ऑफ कंपटीशन may necessitate the larger stock of finished goods to meet the urgent orders from the customers. This increases the working capital requirement. क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर कि अगर आप हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव मेंटेन करते हो तो वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको फिनिश गुड का एक स्टॉक मेंटेन रखना पड़ेगा कि अगर कभी अर्जेंट ऑर्डर्स आते हैं कस्टमर की तरफ से तो आप उसे पूरा कर सके, और इसी की वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सो हायर द लेवल ऑफ कंपटीशन हायर विल बी द रिक्वायरमेंट फॉर द वर्किंग कैपिटल। तो जैसा कंपटीशन होगा, हाई कंपटीशन तो हाई रिक्वायरमेंट, लो कंपटीशन तो लो रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, क्लियर, सिंपल सा पॉइंट था। अब बढ़ते हैं इसके आखिरी पॉइंट की तरफ और चैप्टर की समाप्ति की तरफ हम बस बढ़ ही चुके हैं, और पॉइंट का नाम है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अब ज़रा इन्फ्लेशन की बात को मैं आपको समझाती हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि पहली बात तो इन्फ्लेशन का बच्चों मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि जब आपके सामान की प्राइस बढ़ने लग जाए, मार्केट में चीज़ें महंगी होने लग जाए तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब एक सिंपल सी बात समझना कि आपके यहाँ पे पहले एक लेबर काम करती थी, पहले वो 500 रुपये पर डे के हिसाब से काम करती थी, महंगाई बढ़ गई, आज वो 700 रुपये पर डे आपसे मांग रही है। पहले आप एक रॉ मटेरियल लेकर आते थे लगभग 10,000 का, आज उतना ही क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आपका 12,000 का आ रहा है। तो आप ये देखो कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे आपके पैसे भी तो बढ़ रहे हैं ना। जो काम पहले 500 रुपये में हो रहा था आज वही काम 700 रुपये में हो रहा है।
जो सामान पहले 10,000 में आ रहा था आज वो 12,000 में आ रहा है। यानी कि इन्फ्लेशन का अगर हाई रेट है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो ऐसे में पैसों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी ना, क्योंकि अब आपको चीजें महंगी मिल रही हैं। तो सिंपल सी बात, अगर इन्फ्लेशन आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उससे आपको सामान बनाने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि चीजें महंगी हो रही हैं। तो ऐसे में आपकी जो रिक्वायरमेंट भी होगी वर्किंग कैपिटल की, आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर आपको लेस रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, या मैं कहूँ लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपको लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इतना असर ना पड़े, हो सकता है ये अनअफेक्टेड हो, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, किसी चीज़ की बढ़ रही है प्राइस तो किसी चीज़ की हो सकता है घट भी रही हो, तो ऐसे में आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो लेस रहेगी। बट हमारा मेन पॉइंट बढ़ने वाला ही है कि इन्फ्लेशन महंगाई को ही रिप्रेजेंट करता है, तो अगर महंगाई आती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पहले से आपको ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ज्यादा कुछ खास नहीं है। With rising prices, the larger amount are required even to maintain a constant volume of production and sale. अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसकी वजह से पहले वाले प्रोडक्शन और सेल्स को मेंटेन करने के लिए, उस पहले वाले लेवल को भी मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, ठीक है। So the working capital requirement of a business therefore becomes higher with a higher rate of inflation. तो जैसे जैसे आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, बट जैसे जैसे ये घटेगा आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी घट जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आखिरी पॉइंट इन्फ्लेशन का। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो अफेक्ट होती है कुछ इन फैक्टर्स के थ्रू। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जाते जाते कि नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस गोल्स प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव होने चाहिए। तो नेचर ऑफ बिजनेस में हमने 3 तरीके के नेचर देखे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी डेफिनेटली, क्योंकि उसको एक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करना है। बट ऑन दी अदर हैंड ट्रेडिंग और सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लो होती है, क्योंकि उनको खास कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना होता, उनका काम सिर्फ एक जगह से सामान को दूसरी जगह पर बेचना। स्केल ऑफ ऑपरेशन की अगर बात करूँ तो 2 स्केल हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। बड़ा बिजनेस करोगे तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की, स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करोगे बिजनेस को तो लेस रिक्वायरमेंट होगी। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि क्या रूप देखने को मिल रहा है आपका बिजनेस का। तो 2 तरीके से आपको ये देखने को मिला था, बूम सीजन और आपका डिप्रेशन सीजन। बूम सीजन में प्रोडक्शन, सेल्स सब हाई होता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। डिप्रेशन के टाइम पे क्योंकि आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं तो ऐसे में आपकी रिक्वायरमेंट भी कम है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर आगे बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं तो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं तो ऐसे में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बट अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कितने अच्छे से आप अपने रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं, जिसके लिए 2 रेशोज हम कैलकुलेट करते हैं, डेटर टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अगर ये रेशो बेटर आ रही हैं तो रिक्वायरमेंट कम है, बट अगर ये रेशोज अच्छी नहीं आ रही हैं तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के लिए हम लीड टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कब हमने ऑर्डर प्लेस किया और कब हमें रॉ मटेरियल मिला। अगर लीड टाइम लॉन्गर है तो आपको पहले स्टॉक मेंटेन करना है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, बट अगर लीड टाइम शॉर्टर है तो रिक्वायरमेंट कम है। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर आपको मार्केट में इंटेंस कंपटीशन देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आपको पहले स्टॉक मेंटेन करना है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा। बट वहीं पे अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी कम है। सीजनल फैक्टर, सीजन के बेसिस पे हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, पीक सीजन और लीन सीजन। पीक सीजन का मतलब है प्रोडक्शन हाई है, आपके बिजनेस की डिमांड आ रही है प्रोडक्ट की, तो सेल्स वॉल्यूम आपका बढ़ने लग जाएगा, तो ऐसे में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। लीन सीजन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, प्रोडक्शन सेल्स कम लेवल पर है, तो आपकी रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। प्रोडक्शन साइकिल, एक टाइम गैप कि आपने कब आपको रॉ मटेरियल मिला, कब आपने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल के लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा, शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल के लिए रिक्वायरमेंट कम। क्रेडिट अलाउड, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट अलाउड करेंगे, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी यूज़ करेंगे तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। अगर आप लिबरल पॉलिसी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट कम है। इन्फ्लेशन, मार्केट में अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ गई, बट वहीं पे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी मैनेज हो पा रही है लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ तो ऐसे में रिक्वायरमेंट कम। लास्ट, क्रेडिट अलाउड, अगर आप ज़्यादा से क्रेडिट अवेल्ड,
ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको भी मार्केट से क्रेडिट मिल जाता है तो आपकी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि आपको अपना अमाउंट टाइड अप नहीं करना है। बट वहीं पे अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है तो आपको पैसों की ज़रूरत है, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा। ठीक है, तो बस इसी के साथ इस चैप्टर को आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और मुझे कमेंट में प्लीज़ 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 बताना कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा और कैसे आप लोगों ने इसको समझा है, कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं या नहीं, और क्या अब आपको ये चैप्टर टफ लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के साथ, जिसे अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सारी चीज़ों को एक बार पढ़ के आइएगा। सो तब तक तैयारी करिए इस चैप्टर की। मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।